तो आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम जो है यहाँ पर बनाएंगे रजिस्टर पेज। हाँ सही है ना, बिकॉज लॉगिन हमारा तब तक काम नहीं करेगा बिकॉज हमारे पास कोई यूज़र जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने कल ही इसमें register.cshtml नाम की फ़ाइल बनाई थी। ओके, तो आज हम इसका HTML भी लिखते हैं और इसका लॉजिक भी लिखेंगे, दोनों ही चीज़ें लिखेंगे। और हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हैं हम कोशिश करेंगे कि उन सब को आज ही हम इसमें इंजेक्ट करें और उन सब सर्विस को हम यहाँ पर यूज़ करें। और एक सर्विस मैंने उसमें कुछ एडिशंस की है, वो भी आप देख लो, ठीक है। लेकिन पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, सही है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लॉगिन CSHTML को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन CSHTML को ओपन करने के बाद मैं इसको ऐसे Ctrl+A Ctrl+C और मैं यही पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पे? मैं यही पेस्ट कर दूंगा इधर रजिस्टर में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो फिलहाल गड़बड़ हो गई, फिर ये तो आपने सारा कुछ इसी के अंदर लगा दिया। देखो भाई क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मॉडल अगर आप देखोगे क्या था, इसका मॉडल था रजिस्टर मॉडल, तो ठीक है ना। तो हम इसके मॉडल को नाम लॉगिन मॉडल नहीं रखेंगे, हम इसका नाम रखेंगे रजिस्टर मॉडल। तो ठीक है, मैंने चेंज कर दिया सबसे पहले रजिस्टर मॉडल, ठीक है। तो ठीक रजिस्टर मॉडल एंड दूसरी क्या चेंजेस आप करोगे, लाइक इसमें यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, रहने देते हैं क्योंकि रजिस्टर के टाइम पे हम यही 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सबमिट को मैं नाम रखूँगा रजिस्टर, ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो इसका यहाँ पर लिख रहा है ना model.error मैसेज, देखो इसने एरर क्यों दे दिया, समझो इसको। अभी इसका मॉडल कौन है? रजिस्टर मॉडल। क्या रजिस्टर मॉडल में ऐसा कुछ हुआ है? रजिस्टर मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं, मत। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो जो हमारा login.cshtml है, login.cshtml.cs जो है, वहाँ से हम इसको कॉपी करके लाएंगे पूरे को, ठीक है। और यहाँ पर हम CS फाइल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी इसने एरर देना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों दे रहा है वो आप देखो। सबसे पहले इसका इनहेरिटेंस ये दिखा रहा है लॉगिन मॉडल, नहीं लॉगिन मॉडल नहीं है, ये रजिस्टर मॉडल है, ठीक है। तो इसका बस इतना नाम चेंज कर लो तो आपका ये जो है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, रजिस्टर मॉडल। और ये एरर इसलिए दे रहा था, बोल रहा था कि डेट आपने एरर मैसेज इस नेम स्पेस में पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है। देखो आप सारे एरर्स क्या हो गए, ख़त्म, ठीक है। तो सारे एरर्स ख़त्म। कहीं पर भी देखो इस पेज में, क्योंकि रजिस्टर पेज है ना, तो इस रजिस्टर पेज में कहीं पर भी क्या नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी लॉगिन मॉडल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये हमारा रजिस्टर मॉडल हो गया। तो रजिस्टर मॉडल को आपने पेज मॉडल के साथ इनहेरिटेंस दिया, फिर हम इसके अंदर बाद में देखते हैं चेंजेस क्या होंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा एक रजिस्टर पेज रेडी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस रजिस्टर पेज में आप क्या ले रहे हो, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। हमने उस वाले में लिखा था ऊपर H1 में लॉगिन, इस वाले में हम लिखेंगे ऊपर रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये फिलहाल आपका रेडी हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि वो आप क्या करोगे कि दैट ये जो मॉडल्स है ना, इन मॉडल्स का इसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा आज के बाद, ठीक है। ये मॉडल्स आप सिर्फ यूज़ करोगे किसके लिए? डेटा बाइंडिंग के लिए। तो एक काम करते हैं, लेट अस गो टू द रिपोजिटरी, जो मैंने आपको बताया था रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी किस नाम से है? स्नोबॉल नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके मेन ब्रांच पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी जाएंगे, कहाँ पे? मॉडल्स में। दिख रहा है आपको मॉडल्स कहीं पे? हाँ देखो मॉडल्स। तो मॉडल्स में हमारे पास है यहाँ पर यूज़र डेटा मॉडल, ठीक है, यूज़र डेटा मॉडल। देखो मैं इसको पूरे को ही यहाँ पर कॉपी करके लाता हूँ, ठीक है। अब बताओ इस यूज़र डेटा मॉडल में क्या क्या है। user.cs, चलो इसको करते हैं Ctrl+A, यहाँ पर कर देते पेस्ट। अब देखो यूज़र डेटा मॉडल में क्या क्या है, लेकिन हम इसको नाम रखेंगे खाली यूज़र, ठीक है। हम इसका नाम नहीं रखेंगे यूज़र डेटा मॉडल, इसका खाली नाम क्या होगा? यूज़र। तो देखो पब्लिक क्लास यूज़र, इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था ये उसी का मॉडल है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, रोल और प्रोफाइल पिक्चर URL, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर आप इस यूज़र क्लास का यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सर्विसेज में जब आप यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हो, देखो उस कलेक्शन का ब्लूप्रिंट क्या है? उस कलेक्शन का ब्लूप्रिंट यूज़र है। तो इसका मतलब जो यूज़र्स कलेक्शन होगी वो डेटा एक्सेप्ट करेगा किस बेसिस के ऊपर? यूज़र्स के बेसिस पे, मतलब जो हमारी जो यूज़र मॉडल है उस बेसिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे यूज़र्स कलेक्शन में या कोई भी एक यूज़र ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन क्या आप इस
डेटा इस मॉडल का यूज़ कर सकते हो व्यू के लिए? नहीं, क्योंकि उस वक्त उसकी फिर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं रहेगी, जो मैं आपको कल समझा रहा था। देखो मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर अभी मैं यहाँ पर पेजेस में जाऊं और पेजेस में अगर हम लॉगिन की बात करते हैं तो लॉगिन में जहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हो ना ये पब्लिक रिक्वायर्ड यूज़र, आपने क्या लिखा? पब्लिक रिक्वायर्ड यूज़र। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मॉडल स्टेट वैलिड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड से सिर्फ 3 ही चीज़ें आ रही हैं। आपने जो फॉर्म बनाया है उसमें खाली क्या क्या है? यूज़र नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। जबकि मॉडल स्टेट तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक ना मॉडल की सारी चीज़ें फ्रंट एंड से आ रही हो। और मॉडल की सारी चीज़ें अगर आप देखोगे उसमें फिर यूज़र नेम भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, फ़ोन भी है। हालांकि उसमें है वो फील्ड्स, वो रिक्वायर्ड नहीं है, सारे फील्ड्स यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने सारे फील्ड्स को रिक्वायर्ड नहीं रखा था, मैंने कुछ फील्ड्स ऑप्शनल भी रखे थे। नल हमने उसको रखा था कि चलो ये डेटा नल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो लॉगिन को, तो आप देखोगे कि लॉगिन आपको भी एरर देगा और बताएगा कि दैट आपका जो मॉडल स्टेट है ना वो वैलिड नहीं है। तो लॉगिन CSHTML में यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। हमने लिखा था कि अगर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगा तो आप एरर मैसेज क्या दोगे? ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। लेकिन हम कौन कौन सी चीज़ें अभी फ्रंट एंड से ले रहे हैं? हम सिर्फ ले रहे हैं अभी यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब हम एक काम करेंगे, लेट अस डू वन थिंग। मैंने आपको कल ही कहा था कि दैट आप करो ही मत इसको यहाँ पर यूज़र, आप मत रखो यहाँ पर ऐसे यूज़र, आप रखो इसका नाम यूज़र व्यू मॉडल। क्या नाम रखेंगे? यूज़र व्यू मॉडल। अब ऑब्वियसली ये एरर देगा क्योंकि यूज़र व्यू मॉडल नाम से कोई क्लास नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यूज़र व्यू मॉडल कहीं पे बना लो, उसमें आप वही एट्रीब्यूट्स रखो जो आपको चाहिए। व्यू मॉडल्स कहाँ पर बनाएंगे हम? देखो ये व्यू मॉडल्स में ये बोलता है क्विक फिक्स। चलो अगर हम इसके साथ एक जनरेट क्लास कर देते तो आप देखेंगे नीचे ही क्लास जनरेट होगी, ठीक है ना? इसके नीचे ही यहाँ पर जनरेट क्लास होगी। तो यूजर व्यू मॉडल आप यहीं पर जनरेट कर लो। तो जो जो चीज़ें आपको, जो जो एट्रीब्यूट्स आपको लगता है कि लॉगिन के टाइम पे मुझे ज़रूरत है, तो वो आप यहीं पे लिख लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना व्यू जो है वो यहीं पे लिख सकते हो, व्यू मॉडल नॉट व्यू। तो पब्लिक क्या लिखेंगे हम? पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? यूज़र नेम। तो अगर मैं लिखूँ पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम, और इसको भी हम रिक्वायर्ड फील्ड मान लो बना देते हैं, और हम यहीं पे कर देते हैं गेट सेट, ठीक है। ओके, गेट और सेट, ठीक है ना। 2 ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप ये यूज़र व्यू मॉडल भी यहाँ पर कहीं पे बना लेते, लेकिन फिर आपको क्या करना था? फिर आपको मॉडल्स के 2 फोल्डर बनाने थे। आपको एक तो बनाना था डेटा मॉडल और दूसरा बनाना था व्यू मॉडल। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, जिस फाइल को जो भी ज़रूरत होगा वो कहाँ पर बनाएंगे? वहीं पे उसके नीचे ही। तो इसको हम रखते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। हाँ, तो इसको रखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड। और बताओ और क्या बनाना है आपको? और बनाएंगे आप एक और पब्लिक। और हाँ, एक काम करते हैं, लेट्स नॉट टेक यूज़र नेम एट द टाइम ऑफ ईमेल, खाली सॉरी एट द टाइम ऑफ लॉगिन। खाली हम क्या लेंगे? ईमेल लेंगे और हम पासवर्ड लेंगे। तो मैंने लिखा पब्लिक रिक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या लोगे आप? पासवर्ड। और हाँ, यहाँ पर नेमिंग रखोगे आप ध्यान में। जब भी आप ये मॉडल बनाते हो तो इसमें इन चीज़ों का नाम कैपिटल में ही रखना चाहिए। मतलब जैसे ईमेल है, पासवर्ड का भी पी किस में रखोगे? कैपिटल में। तो मैंने लिखा पासवर्ड, और चलो यहाँ पर करते हैं इसको भी गेट और सेट, ठीक है। तो ये गेटर सेटर हो गया। लेकिन देखो ये यूज़र व्यू मॉडल हम किसके लिए पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं? व्यू के लिए, यानी कि हम व्यू को इसके साथ बाइंड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा यूज़र व्यू मॉडल। अब बताओ मुझे क्या चेंजेस की मैंने इसके साथ? मैंने इसको बोला यूज़र व्यू मॉडल के साथ, यानी कि तुम्हारी बाइंड प्रॉपर्टी जो है ना, बाइंड यानी कि फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा वो किस बेसिस पे आएगा? वो यूज़र व्यू मॉडल के बेसिस पे आएगा। यानी कि आप यूज़र व्यू मॉडल क्लास को एज ए टेम्पलेट ले लो और फिर आप वहाँ से क्या ले लो? माई यूज़र। अब बताओ माई यूज़र में क्या क्या आना चाहिए? माई यूज़र, क्योंकि माई यूज़र इज टेकिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम द यूज़र व्यू मॉडल, इट मीन्स माई यूज़र के अंदर 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी मॉडल स्टेट वैलिड होगा। और वो 2 चीज़ें क्या क्या है? वो 2 चीज़ें हैं, एक तो ईमेल और वो एक और चीज़ है पासवर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यूज़र नेम भी लिख लेते तो यूज़र नेम भी था। और हाँ, ये तो अब क्लियर हो गया कि दैट दिस यूज़र डॉट CS क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर हम इसमें और भी चीज़ें बढ़ा दे, है ना। अभी तो मतलब हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रिव्यूज़, है ना, कार्ट। मान लो जब हम ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन दैट की हो सकता है इस यूज़र क्लास में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें हो, है ना। डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट चीज़ें हो, यानी कि यूज़र के पोस्ट हो सकते हैं, यूज़र के कमेंट हो सकते हैं, यूज़र के लाइक्ड पोस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इस यूज़र को आप टोटली समझो कि आज के बाद जो यहाँ पर ये मॉडल्स होंगे, ये क्या होंगे? ये डेटा बाइंडिंग मॉडल्स होंगे। क्या होंगे? डेटा बाइंड, यानी कि इनका
काम किसके साथ होगा, डेटाबेस के साथ, और जो हमारे व्यू के लिए हम बना रहे हैं वो कहाँ पर होंगे, वो यहाँ पर अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड फिर भी काम वैसे का वैसा ही करेगा। अब देखो, अब आप बोल रहे हो कि सर वो कैसे होगा। देखो, जब आप यहाँ पर यूजर को फाइंड करोगे, हम यहाँ पर है ना, ये कौन सा मॉडल हो गया। अब ये हम रजिस्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन द रजिस्टर मॉडल, ठीक है। तो ये रजिस्टर मॉडल है। अब जरा इस रजिस्टर मॉडल को समझो, इसमें क्या है, इसमें है सबसे पहले where user is equal to await db services dot users। अब ये यूजर्स कौन सा वाला यूजर्स है, ये डीबी सर्विस का यूजर्स है, और डीबी सर्विस के यूजर्स को किसके साथ इनहेरिटेंस है, यूजर के साथ। यानी कि जो फॉर एग्जांपल डीबी सर्विस डॉट यूजर्स जहां पर आपने कलेक्शन बनाई है ना, वहां पर वो यूजर के साथ उसका इनहेरिटेंस है। तो बताओ आप इसको कर क्या रहे हो, आप इसको बोल रहे हो कि यू इज इक्वल टू यू डॉट मेल, ऑब्वियसली उसमें है ये, और आप इसको माई यूजर के ईमेल के साथ कंपेयर करवा रहे हो, तो ये तो एज इट इज चलेगा ना। अब देखो यहां पर बिकॉज दिस इज रजिस्टर, तो आप थोड़ी यहां पर फिर करोगे रिटर्न, या आपको थोड़ी यहां पर ये bcrypt.net ये वेरीफाई करना है, नहीं, इसका कोड थोड़ा हमें डिफरेंट तरीके से लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हैश द पासवर्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैश पास। तो हैश पास में क्या लिखोगे बताओ, bcrypt बराबर यही होगा, लेकिन वेरीफाई की जगह पर क्या करना है, आपको लिखना है डॉट, और डॉट के बाद फिर आपको यहां पर हैश पासवर्ड करना है, ठीक है। तो यहां पर हैश पासवर्ड माई यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। वैर हैश, अगर देखो यहां पर अगर पासवर्ड को आप एनक्रिप्ट कर लिए, और आप समझो पहले हम रजिस्टर का कोड लिख रहे हैं, सबसे पहले इफ मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। मॉडल स्टेट में अभी दो ही चीजें हैं, सॉरी तीन चीजें, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो मॉडल स्टेट हमें एरर नहीं देगा अगर हम फ्रंट एंड से कितनी चीजें भेज रहे हैं, 3। उसके बाद हम यूजर को ढूंढ रहे हैं डेटाबेस से, अगर है, देखो अगर है, यहां पर थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाता है। इससे पहले अगर वो नहीं होता तो हम बोलते थे यूजर नॉट फाउंड, है ना। अब लॉगिन, ये तो रजिस्टर के टाइम पे यूजर नॉट फाउंड जो है, हमें ये नहीं भेजना है, हमें इसको लिखना है कि देख अगर नल नहीं होगा, अगर नल नहीं होगा तो बोलना यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। क्या बोलोगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, क्योंकि आप रजिस्टर कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर बंदा पहले से ही होगा तो ऑब्वियसली आप उस वक्त क्या मैसेज भेजोगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, और पेज को रिटर्न कर देना। यानी कि इन केस अगर ये यूजर पहले से होगा, अगर यूजर नॉट नल है यानी कि यूजर पहले से है, तो उस वक्त आप बोलोगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप इसका पासवर्ड हैश करोगे, पासवर्ड हैश हो गया। पासवर्ड हैश करने के बाद यानी कि अगर पासवर्ड हैश हो जाए, ठीक है, देन आपको इसको मतलब एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो बताओ नया यूजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपने लिखा डीबी सर्विस, यहां पर क्या है, ठीक है, ओके। तो माई यूजर आपने लिख लिया। ये क्या बोल रहा है कि माई यूजर इज नॉट नल हेयर। एक काम करते हैं, लेट अस इसका नाम कुछ और रखते हैं, क्योंकि पब्लिक फील्ड है ना, इसका नाम कुछ और रखते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूं रजिस्टर यूजर। हाँ, इज नॉट नल, अगर वो नल नहीं है तो ये करना। रजिस्टर तो आ गया। लॉगिन भी है।
ये तीनों फील्ड रिक्वायर्ड है। तो चलो हो गया। देखो 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 सुनो, यूजर रजिस्टर यूजर, मैंने इसको किसके साथ इनहेरिटेंस दी, वापस यूजर के साथ ही। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर व्यू मॉडल यूज किया नहीं। तो देखो यूजर के अंदर यूजर नेम ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड फील्ड्स है, ठीक है। तो जब मैं फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसी मॉडल का यूज कर रहा हूँ तो ये तीन चीज़ों तो देनी देनी, बिकॉज इनके बगैर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है। सही है ना, इन तीनों के बगैर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं। बाकी मुझे बताओ फोन, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, रोल, ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं, इसीलिए मुझे एरर नहीं आया जब मैंने यूजर मॉडल यूज किया था। नहीं, उसमें मुझे यूजर नेम चाहिए नहीं। आप समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ लॉगिन में मुझे यूजर नेम चाहिए नहीं, तो मैं क्या इस मॉडल को यूज कर सकता हूँ? शायद नहीं कर सकता ना। चेक करो। अब देखो क्या करना है। अब बताओ यूजर जो उसको आपने फाइंड किया है, क्या वो मिला? नहीं। हमने नया यूजर क्रिएट करना है, लेकिन पहले हमें रजिस्टर यूजर डॉट पासवर्ड को क्या करना है? बीक्रिप्ट करना। हमने किया। उसके बाद अब ये जो हैश पासवर्ड है ना, हमें तो यही डालना है ना रजिस्टर यूजर के अंदर, है ना। तो देखो भाई क्या करना है, हम लिखेंगे इसको कि देखो हमें लिखना है रजिस्टर यूजर, क्या लिखेंगे, सॉरी, रजिस्टर यूजर का पासवर्ड, रजिस्टर यूजर का पासवर्ड, उसको बदल दो किसके साथ? हैश पासवर्ड से, ठीक है। उसको हैश पास से बदल दो। आया समझ? ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी ना यहाँ पर। आप सोचो ये लॉजिक बराबर है कि नहीं। आप इसको बोल रहे हो कि दैट रजिस्टर यूजर के पासवर्ड को हैश पासवर्ड से बदल दो। आपने किस पासवर्ड को हैश किया था? आपने रजिस्टर यूजर डॉट पासवर्ड को हैश किया। बताओ वो कहां पर सेव होगा? वो हैश पास में सेव होगा। अब आप इसको बोल रहे हो कि दैट रजिस्टर यूजर का पासवर्ड हैश पासवर्ड के बराबर है, ठीक है। तो इफ रजिस्टर यूजर नॉट नल, तो फिर आप कर दो अवेट db services डॉट यूजर insert one async, बाद में हमने ऐसे कर दिया। ओके, जब ये हो जाए तो आप यहां पर इस सक्सेस मैसेज को हटा दो, ठीक है। इन चीजों को भी यहां पर फिलहाल हटा देते हैं। उसके बाद आप करते हो रिटर्न रिडायरेक्ट टू पेज स्लैश इंडेक्स, ठीक है। अभी सेव करते हैं। ओके, मैं इसको यहां पर फिलहाल मैं इन सब को यूजर्स को क्या कर दूं, यहां पर डिलीट कर देते हैं सब यूजर्स को, ठीक है। ओके, यहां पर इसको रिलोड करते हैं एक बार, और यहां पर इसको हम करते हैं काम, इसको भी हम अपने इस पेज पे ले जाते हैं। अभी ये अवेलेबल नहीं है, फिर से देखते हैं ये हुआ, किधर गया किधर गया, चलो आ गया, ठीक है। चलो अब हमें किस पेज पे जाना है? फिर से अब हमें रजिस्टर पेज पे जाना। तो एक यूजर को रजिस्टर करना है पहले। तो देखो भाई, इरफान 133, पासवर्ड मैंने कुछ लगा दिया, जैसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, और आप रजिस्टर कर लो, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, कोई एरर नहीं है, रजिस्टर हो गया, ठीक है। ओके, अब जब रजिस्टर हो गया, नाउ यू चेक टू, आप डेटाबेस में चेक करो। पहले रिफ्रेश करते हैं। देखो आपकी बार देखो क्या क्या आया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड बीक्रिप्ट में आया, ठीक है, यानी कि एनक्रिप्ट हो गया। फोन नल आया, डेट क्रिएटेड, अभी का डेट क्रिएटेड में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने उसका कुछ लिखा नहीं था। डेट मॉडिफाइड भी नल है, रोल भी नल है, प्रोफाइल पे क्यूआरएल भी नल है। तो अब यूजर क्रिएट हो गया। क्यों? यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे, इसको बोलेंगे कि लॉगिन पेज पे करना, ठीक है, क्योंकि फ्लो यही बनता है, रजिस्टर से लॉगिन जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, रजिस्टर से लॉगिन जाएगा, ठीक है। अब रजिस्टर से लॉगिन जाएगा, तो चलो अब लॉगिन पे मैं मैन्युअली अभी जाता हूँ। तो अब लॉगिन में क्या है, लॉगिन में अगर मैं अभी सबमिट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर ये सही काम कर जाए तो देखो लॉगिन हो गया, है ना, यानी किसने लॉगिन कराया। ओके, तो इसका मतलब लॉगिन भी चल गया और रजिस्टर भी चल गया, ठीक है। ओके, चलो अब दूसरी सर्विसेज लेकर आते हैं। सही है ना, समझ आया आप लोगों को? चलो अब एक और सर्विस लेकर आते हैं, और अब मैं लेके आता हूं टोकन सर्विस, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी फाइल होनी चाहिए? टोकन सर्विस। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, पेजेस को बंद कर देते हैं, सर्विसेज में एक यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं, और वो फाइल कौन सी होगी? क्लास, और उसका नाम रखेंगे हम टोकन सर्विस, टोकन सर्विस .cs। तो आपने टोकन सर्विस नाम से क्लास क्रिएट कर ली। किधर गया? देखो अब यहां पर टोकन सर्विस
आप चाहो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि दैट यू कैन डू वन थिंग, आप इसमें इंटरफेसेस भी बना सकते हो, ठीक है, अगर आप इंटरफेसेस भी बनाना चाहते हो। चलो मैं यहाँ पर इंटरफेसेस भी बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा यूनिवर्सल रहेगा, फिर आप यहाँ की सर्विसेज कहीं और पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, आप क्या करोगे, वेब एप्लीकेशन 1 में एक नया फोल्डर बनाओगे, उसका नाम क्या रखोगे, इंटरफेसेस, ठीक है। तो इंटरफेसेस नाम से भी एक फोल्डर बन गया। तो इंटरफेस में भी तो आपको इंटरफेस बनानी है ना, तो हमने उसका नाम रखा था आई टोकन सर्विस। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं आई टोकन सर्विस, ठीक है। तो ये आई टोकन सर्विस की इंटरफेस है, सही। तो इंटरफेस होता क्या है भाई, आई टोकन सर्विस डॉट सी एस जब हम बनाएंगे तो इंटरफेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप सिर्फ मेथड्स के नाम लिखोगे और बताओगे कि दैट मेथड्स में क्या क्या है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इससे इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक फंक्शंस, मेथड्स, जो भी, ओके, सो दैट फिर हम उसको इनहेरिट कर सकें, यानी कि बाकी चीज़ों को फिर इससे इनहेरिट। तो आई टोकन सर्विस, चलो एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, इंटरफेसेस में जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि दैट हमारा इससे पहले वाला प्रोजेक्ट और ये लगभग एक ही जैसा हो। और मैंने आपको इंटरफेसेस में देखो आई टोकन सर्विस हमारे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, इस आई टोकन सर्विस को यहाँ पर उठा लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो उठा लिया। अब बताओ आई टोकन सर्विस में इस चीज़ को छोड़ो पहले, आप इस पर ध्यान मत दो, ये मैंने कल बनाई है ये सर्विस। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या है, सर्विस हमारा क्रिएट टोकन है ना, और क्रिएट टोकन हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्रिएट टोकन में क्या क्या ले रहे हैं हम, वी आर टेकिंग क्रिएट टोकन में आप ले रहे हो ऑब्जेक्ट आईडी, चलो ठीक है, आप ले रहे हो स्ट्रिंग ईमेल और आप ले रहे हो स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है, आप स्ट्रिंग ईमेल एंड स्ट्रिंग यूजर नेम लेते हो। एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, लेट्स नॉट टेक यूजर नेम, क्योंकि फिर आपको जब आप टोकन क्रिएट करोगे देन आपको फिर लॉगिन के टाइम पे यूजर नेम भी आना चाहिए, मतलब फिर लॉगिन के टाइम पे यूजर नेम भी देना है, लेकिन हमने तो उसको अभी ओमिट कर दिया, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको बताऊंगा कि दैट क्रिएट टोकन भाई साहब आप ना ऑब्जेक्ट आईडी ले लेना जो कि यूजर आईडी के बराबर है। आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस है तो वो समझ लो। ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो डेटा टाइप किसकी है, वो mongodb.bson की डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग आपने ले लिया ईमेल और स्ट्रिंग आपने ले ली यूजर नेम, तो इसका मतलब क्रिएट टोकन एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स जाते हैं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं यहां पर, मैं ले रहा हूं स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूं, मैंने तीसरी चीज ले ली स्ट्रिंग पासवर्ड, सेव। अब ये हमारी आई टोकन सर्विस क्या हो गई, ये आई टोकन सर्विस हमारी एक इंटरफेस क्लास होगी। इट मींस जहां पर भी जिस क्लास को मैं इससे इनहेरिट करूंगा वहां पर मुझे क्रिएट टोकन मेथड बनाना पड़ेगा। तो वो कहां पर आप बनाओगे, सर्विसेज में आपके पास टोकन सर्विस है, तो लेट्स डू वन थिंग, हम सर्विसेज में जाते हैं और यहां पर टोकन सर्विस को उठा के लेके आते हैं, ठीक है। टोकन सर्विस को लेकर तो हमने किया Ctrl+A Ctrl+C, पूरा का पूरा कोड वही है पुराना जो आपने समझा हुआ है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ओके। अब इसमें देखो एरर किस चीज का है, बिकॉज इसमें जो वो हम रिपोजिटरी लाए थे, मतलब इसमें वो न्यूगेट पैकेज नहीं होगा डॉट आइडेंटिटी वाला। अब समझो पहले तो हम उसी न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, तो बताओ वो न्यूगेट पैकेज क्या था, हमें देखना पड़ेगा। ये क्यों नहीं हो रहा स्प्लिट, हाँ स्प्लिट अब 3 बार हो गया। देखो भाई एक काम करते हैं, फिर से जाओ रिपोजिटरी में एंड चेक कि इसकी जो csproj फाइल है ना, ये csproj फाइल में जाओ और देखो हमने क्या लिया, system.identityModel. ये है ना, दिस वन, system.identityModel.tokens.jwt। तो इसको मैं Ctrl+C करता हूं यहां से और यहां पर इसको मैं ढूंढता हूं कहां से, सीधा न्यूगेट से, ठीक है। और ये मुझे बोलेगा ना वहां से, ये मुझे कमांड देगा वहां से, तो इसने कमांड दे दी मुझे, वो कॉपी कर लेंगे। 2 जगह पे मैं सेव रखता हूँ, ठीक है, 2 जगह पे। एक तो मैं सबसे पहले readme.md में आपको रखूंगा इसकी कमांड क्या है इंस्टॉल करने के लिए, सही है ना। और दूसरी चीज, ये कमांड में कहाँ पे चलाऊंगा, ये टर्मिनल में चलाएंगे तो आप देखेंगे ये चीज इंस्टॉल हो जाएगी, सही है ना। तो आपने system.identitymodel.tokens.jwt, ये जो ये न्यूगेट पैकेज है ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप इस टर्मिनल को फिलहाल बंद कर दीजिए, आप देखोगे टोकन सर्विस में जितने भी एरर थे वो सारे क्या गए, ठीक है ना, क्योंकि आप system.identitymodel.tokens को यूज कर रहे थे। एरर इस बात का था कि दैट वो चीज वहां पर थी ही नहीं, क्योंकि .dll फाइल्स में मत वो होता, तो इसीलिए यहां पर आपने ये सब करना पड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई चेंज नहीं है,
इसमें सिर्फ एक जगह पे चेंज है, और वो क्या है कि दैट क्रिएट टोकन के टाइम पे आप क्या ले रहे हो, ऑब्जेक्ट आईडी, ओके, स्ट्रिंग ले रहे हो आप ईमेल, एंड आपको यहां पर स्ट्रिंग लेना है पासवर्ड। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो क्रिएट टोकन है, ये क्रिएट टोकन का इनहेरिटेंस कहां से ला रहे हो आप, आई टोकन सर्विस से, और आई टोकन सर्विस में मैंने अभी थोड़ी सी लिटिल बिट चेंजेस की है, ठीक है। तो आप यहां पर यूजर नेम आप नहीं लिख सकते, आप यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा ऐसे पासवर्ड, सही है ना। तो इससे ठीक हो जाएगा ये, ओके। तो मैं पासवर्ड का यूज कर रहा हूं, यानी कि जो बंदे का पासवर्ड होगा ना, उस बंदे के पासवर्ड को मैं इसमें रख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, प्रॉब्लम हो सकता है कि दैट इसके अंदर ये पासवर्ड भी इसका सेव हो जाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये क्लेम अगर हम डिलीट करते हैं, हाँ क्लेम ही डिलीट कर देते हैं, लेट्स नॉट मतलब हैव दिस पासवर्ड या हेयर, ओके। एक काम करते हैं, फिर मैं अगर यहां से हटा दूं, अगर मैं यहां से हटा दूं तो यहां पर भी रखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी हटा सकते हो, लेकिन फिलहाल ट्राई करते हैं। अब यहां तक आपका मेथड है, देखो मैं इस मेथड को फिर से डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये वही है क्रिएट टोकन, हाँ। इसमें ऑब्जेक्ट आईडी, स्ट्रिंग पासवर्ड, ये चीजें जाती हैं, फिर आप एस्की को encoding.ascii करते हो। सीक्रेट की कहां से लाते हो, सीक्रेट की आप लाते हो फ्रॉम दी आई कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो सीक्रेट की आप लाते हो कॉन्फ़िगरेशन JWT सीक्रेट की से। तो हमें ऐप सेटिंग.json में चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां पर सीक्रेट की है या नहीं। तो ठीक है, वहां पर सीक्रेट की भी मैंने लगा दी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ऐप सेटिंग.json भी कॉपी करके लाया था कल, है ना। तो उसमें JWT सीक्रेट की पहले से है, ओके नाउ। तो चलो भाई ये हो गया। अब बताओ क्या करना है, ये टोकन सर्विस आ गई, इसकी इंटरफेस आ गई, सब कुछ हो गया। नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, हमें program.cs फाइल में जाके इसको इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको इंजेक्ट कर देंगे कैसे, बिल्डर, ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, builder.services, इसको भी आप सिंगलेटन ही करो, ठीक है। तो चलो सिंगलेटन ही करते हैं, फिलहाल हम सारी चीजें सिंगलेटन ही करेंगे, ठीक है। तो ऐड सिंगलटन, तो ऐड सिंगलटन, उसके बाद ऐसे, उसके बाद आप कॉल करो और इसको टर्मिनेटर लगाओ। बताओ क्या लिखोगे आप यहां पर। एक तो पहले की इनहेरिटेंस किसके साथ है, इनहेरिटेंस हमारी आई टोकन के साथ है, आई टोकन सर्विस, तो आई टोकन सर्विस। और बताओ खुद सर्विस कौन सी है, खुद सर्विस टोकन सर्विस है, ठीक है। तो खुद जो सर्विस है वो है टोकन सर्विस, तो ठीक है, ये ऊपर से इंपोर्ट हो चुके होंगे। तो इस तरह से आपने यहां पर DI कर दिया, ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने कर दिया। तो ये MongoDB सर्विस कहीं और पे बनाई है, और ये चलो इसको बंद कर देते हैं, हाँ। user.cs को भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ से इससे लोड कम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, फिलहाल लॉगिन का हमारा इसके बाद देखेंगे काम क्या। फिलहाल मैं सब कुछ बंद कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ program.cs फाइल है। अब बताओ मुझे, अब यहाँ पर आपने आई टोकन सर्विस को मतलब इंजेक्ट कर दिया बाय यूजिंग DI, और आपने एक सर्विस बनाई अलग से। अब एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, हमें डायरेक्टली जाना होगा लॉगिन के पास, ठीक है, लॉगिन के पास। और लॉगिन की किस फाइल के साथ, बैकएंड फाइल के पास। देखो जब आप यहां पर कर रहे हो dbservice.users.find, जब आप यूजर को ढूंढ रहे हो, आप बोल रहे हो कि यूजर नल नहीं है। अगर यूजर नल नहीं है तो बताओ क्या कर रहा है, यूजर अगर नल नहीं है, अगर यूजर नल है तो बोलते हैं यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो इफ यूजर इज इक्वल टू नल, ये लॉगिन का लॉजिक है, हाँ ये लॉगिन का ना। अगर यूजर नल है तो बोलना यूजर नॉट फाउंड, वरना आप उसका पासवर्ड वेरीफाई कर लो, पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा। अब तो पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा, हमें bcrypt का एरर नहीं आएगा। पता है क्यों, हमें bcrypt का एरर इससे पहले आता था क्योंकि वो हैश नहीं हुआ था, है ना। लेकिन अब तो वो हैश हुआ है, इसका मतलब अब लॉगिन तो परफेक्टली काम किया उसने, ठीक है भाई। अगर नॉट वेरीफाई है, अगर हैश वेरीफाइड नहीं है तो पासवर्ड इनकरेक्ट। लेकिन कल मैंने पहले ही कहा था ना कि आपको यहां पर एक टोकन क्रिएट करना है आप, तो ठीक है, मैंने यहां पर लिखा था कल ही कि आपको क्रिएट टोकन करना। बताओ टोकन कैसे क्रिएट करोगे, टोकन क्रिएट तभी करेंगे ना कि जब यहां पर पहले कुछ होगा, तो आपको टोकन सर्विस को लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखो टोकन सर्विस, ठीक है। और एक काम यहां पर आपको और करना पड़ेगा, कॉमा लगा के लिखो टोकन सर्विस, तो मैं लिखा टोकन सर्विस, और टोकन सर्विस के ऊपर चलो हम टोकन बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम रखते हैं टोकन सर्विस, ठीक है, टोकन सर्विस। ये एक्चुअल है, ये देखो ये टोकन सर्विस आया होगा सर्विसेज से, है ना, मॉडल्स हम यहां पर यूज नहीं कर रहे। देखो टोकन सर्विस आया होगा सर्विस से, और इसके नाम पर मैंने क्या बनाई, टोकन सर्विस। अब ये टोकन सर्विस क्या है, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, तो आपने इसके लिए आप ये भी बनाना पड़ेगा,
ठीक है, तो आपने एक रीड ऑनली स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो आप उसको इनहेरिटेंस किससे करोगे? टोकन सर्विस से ही, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे पेस्ट, चलो यहाँ पर भी मैं दोनों को ही पेस्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस करोगे, लाइक आप इसमें ये डालोगे अंडरस्कोर, ठीक है। तो आपने लिखा ऐसे टोकन सर्विस इक्वल टोकन, इस तरह से ही थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। तो हम इसके अंदर DI कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने टोकन सर्विस नाम की जो सर्विस है इसके अंदर इंजेक्ट कर दी और उसका एक प्राइवेट रीड ऑनली स्ट्रिंग बना के बोल दिया कि दैट वो वाला प्राइवेट रीड ऑनली स्ट्रिंग जो कि है दिस डॉट टोकन सर्विस, वो और ये टोकन सर्विस बराबर है। अब आप टोकन सर्विस करो, ठीक है। बताओ आप क्या करोगे? देखो इसमें आपको टोकन क्रिएट करना है, तो आप लिखोगे वैर, ठीक है, टोकन इज इक्वल टू, अब वेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सिंक्रोनस मेथड ही है, ठीक है। तो आप लिखोगे पहले तो ये टोकन सर्विस डॉट, आप बताओ उसके अंदर कौन सा मेथड है? क्रिएट टोकन। तो क्रिएट टोकन, जैसे आप क्रिएट टोकन मेथड को कॉल करोगे, बताओ इसके अंदर क्या क्या चाहिए? यूजर आईडी, वो कहाँ से लाओगे? वो यूजर आईडी होगी ना हमारी, वो ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए। अब देखो यूजर के पास है ना आईडी, जो आपने यूजर ढूंढा हुआ है, तो यूजर डॉट उसकी आईडी, तो यूजर की आईडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर डॉट आईडी ऑब्जेक्ट आईडी ही है, ओके, और वो ऑब्जेक्ट आईडी ही एक्सेप्ट करता है। तो ठीक है, यूजर डॉट आईडी। बताओ दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? ईमेल। तो बताओ वो क्या होगी? वो होगी यूजर डॉट ईमेल। और बताओ तीसरी चीज इसमें क्या देनी है? तीसरी चीज में देनी है यूजर डॉट यूजर का पासवर्ड। अब यहां पर मसला है, अगर आप यहां पर यूजर डॉट पासवर्ड दोगे, ठीक है, तो वो वहां पर शो हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। एक काम करते हैं, लेट्स नॉट गिव, ओके। तो अगर आपने यहां पर नहीं दिया तो क्रिएट टोकन एरर देगा ना। लेट्स डू वन थिंग, हम इसको थोड़ा, मतलब यूजर नेम तो मेरे पास है नहीं, या अगर आपके पास, अगर आप चेंज नहीं करते, लेट्स डू वन थिंग, क्या इस यूजर नाम के आइटम के अंदर, क्योंकि यूजर कौन है? ये DB सर्विस डॉट यूजर है ना, ये DB सर्विसेज डॉट यूजर्स में से आता है, तो इसमें होगा ना फिर हमारे पास यूजर डॉट यूजर नेम भी है ना। तो ठीक है, बिकॉज इस यूजर, जब आप यूजर फाइंड करोगे ना डेटाबेस से, तो उसमें तो यूजर नेम होगा ही, तो हमने वो करना नहीं चाहिए था, फिर उसको हम वापस ठीक कर देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर वापस क्या, कि ये यूजर नेम है, ओके, और हम इसको लिखेंगे इसकी जो सर्विस है, कहाँ है वो सर्विस? ये वाली सर्विस, ठीक है। इस वाली सर्विस में हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि जो था यहाँ पर, क्या था यहाँ पर? हाँ, पहले यहाँ पर तो कर ले, ठीक है, सही है ना। और यहाँ पर एक नई क्लेम आप क्रिएट करो, हाँ, तो ठीक है। यहाँ पर आपने न्यू क्लेम टाइप आपने लिखा, क्लेम टाइप। अब देखो क्लेम टाइप डॉट यूजर नेम, ठीक है। यूजर डेटा था कि यूजर नेम था? आई थिंक देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नेम होता, खाली नेम, हाँ खाली नेम। इसने मुझे लिखा था वहाँ पर क्लेम टाइप डॉट, जब मैंने डॉट किया था तो इसने मुझे वहाँ से कुछ और लिया था, तो नेम है, मैंने यूज़र लिखा था तो यूज़र नेम से कुछ निकला नहीं। तो बताओ इसमें क्या डालोगे आप? यहाँ पर यूज़र नेम डालोगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको वापस से हमने ठीक कर दिया। मैंने कोशिश की थी पहले पासवर्ड से करना, क्योंकि पासवर्ड से थोड़ा ही सिक्योर हो जाता, लेकिन फिर ये भी प्रॉब्लम है कि दैट JWT के अंदर पासवर्ड सेव रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर पासवर्ड सेव रहे। हालांकि वो टोकन ज़्यादा स्ट्रांग बनता। देखो एक चीज़ अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली फिर दूसरी चीज़ हाथ से निकल जाती है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप सारी चीज़ों पर इहाता नहीं कर सकते। आप किसी एक चीज़ के ऊपर जाओगे तो दूसरी चीज़ छिन जाएगी। सिक्योरिटी की तरफ जाओगे तो ऐप रिलायबल नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप देखो, आप यहाँ पर आगे आपने क्या कर दिया, यहाँ पर नाउ आपने यहाँ पर एक टोकन क्रिएट कर दिया, वैर टोकन इज इक्वल टू टोकन सर्विस डॉट क्रिएट टोकन, और आप उसमें आप यूजर आईडी डाल दी, यूजर ईमेल डाल दिया और यूजर का यूजर नेम डाल दिया। इन तीन से बन जाएगा आपका टोकन। अब बताओ इस टोकन का क्या करना है, इसको किसको देना है? मैंने यहाँ पर कल ही लिखा था कि दैट आपने ये टोकन कुकीज को देना है, ठीक है। आपको कुकीज को बोल रहा है कि कुकीज इसको सेव करो, तो आपने कुकी क्रिएट करना है। अब कुकी हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें अच्छा सा मेथड है, HTTP कॉन्टेक्स्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर आप चेक करो पेजेस में,
पेजेस में जो यहाँ पर लॉगिन है, दिस वन मैंने यहाँ पर किया होगा शायद, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐसे HTTP कॉन्टेक्स्ट। चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा कि है क्या। देखो क्या है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट कुकीज। मैं इसको बोल रहा हूँ कि देख HTTP कॉन्टेक्स्ट को बोल रहा हूँ कि रेस्पॉन्स में कुकी भेज दो। क्या कर दो, रेस्पॉन्स में HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट कुकीज। Node.js में हम करते हैं डायरेक्टली रेस्ट डॉट कुकीज, हाँ, यहां पर हम करते हैं HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट कुकीज। तो ये मेथड है HTTP कॉन्टेक्स्ट। आप अगर देखो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेथड है कि नहीं। चेक करो, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, आप चेक करो HTTP, जब आप लिखोगे ऐसे HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कहीं पर निकला HTTP कॉन्टेक्स्ट, देखो यहां पर निकला HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसमें देखो रेस्पॉन्स नाम की एक चीज है, ओके, डॉट उसमें क्या है, रेस्पॉन्स, उसमें आप देखो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, आपके पास है बॉडी है, बॉडी राइटर है, क्लियर है, तो रेस्पॉन्स डॉट क्लियर, तो आप वो भी कर सकते हो। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड वो भी सेंड कर सकते हो, लेकिन मुझे रेस्पॉन्स में अभी क्या सेंड करनी, कुकी सेंड करनी, तो मैं लिखता हूं HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट कुकीज। अब जब आप इस पर चलाओगे, इस पर मेथड है कुकी डॉट डिलीट, इस पर हमें अपेंड करना है। क्या करना है, अपेंड, और अपेंड को आप कॉल कर दो। अब जब आप अपेंड को कॉल करोगे, उसके अंदर जाएंगी ऑप्शंस, क्या जाएंगी, ऑप्शंस, ठीक है। अब बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट में नहीं है तो ऑप्शंस ऐसे पास करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट करो लिखना। पहली चीज क्या है, देखो अपेंड के अंदर पहली चीज क्या है, पहली चीज तो है टोकन का नाम, मतलब कुकी का नाम, कुकी का नाम, कुकी नेम। फर्स्ट चीज क्या है, पहली है कुकी नेम, तो नाम रखो आप उसका कुछ भी, ऑथ कुकी या कुछ भी रखो, ऑथ, ठीक है, ऑथ टोकन नाम रखा था मैंने, ऑथ टोकन, ऑथ टोकन, तो सही है, ऑथ टोकन, तो ऑथ टोकन हमने नाम रखा। बताओ दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है खुद टोकन। खुद टोकन यानी कि पहले तो नाम हो गया टोकन का, दूसरी चीज हो गया खुद टोकन। अब खुद टोकन क्या है, खुद टोकन ये है, तो भाई दे दो इसको टोकन, दे दिया आपने टोकन। तीसरी चीज है कुकी के ऑप्शंस, क्या है, तो आप लिखोगे न्यू, ठीक है, कुकी ऑप्शंस, क्या लिखोगे, कुकी ऑप्शंस, ओके, कुकी ऑप्शंस। तो कुकी ऑप्शंस को आपने ऐसे करली ब्रेसेस में, ये ऑब्जेक्ट है न्यू कुकी ऑप्शंस, तो जब आप ऐसे बनाते हो तो ये ऑब्जेक्ट है न्यू कुकी ऑप्शंस। इसमें क्या क्या ऑप्शंस डाल सकते हो आप, इसमें वही ऑप्शन होते हैं जो कुकी के हैं, जैसे कि HTTP ओनली ट्रू रखना है, सिक्योर ट्रू रखना है। देखो HTTP ओनली ट्रू जब आप रखते हो, इससे क्या होता है कि दैट ओनली सर्वर कैन सेंड कुकीज टू द फ्रंट एंड एंड यू कैनॉट यूज जावास्क्रिप्ट फॉर एडिटिंग कुकी। आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर सकते कुकी को क्या करने के लिए, छेड़ने के लिए। आप कुकी को टेम्पर नहीं कर सकते बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, लेकिन फिर आपको उसके लिए क्या रखना पड़ेगा, HTTP ओनली ट्रू। तो ठीक है, रखो आप HTTP ओनली ट्रू, HTTP ओनली ट्रू। तो इससे क्या होगा कि दैट क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट विल नॉट बी एबल टू एडिट द कुकी। आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज करके कुकी को एडिट नहीं कर सकते। सिक्योर ट्रू, इट इज नेसेसरी बट प्रोडक्शन में नेसेसरी है, तो इससे क्या होगा कि दैट कुकी जो है ना वो HTTPS का इस्तेमाल करेगी एंड नॉट HTTP। आया समझ, तो ये HTTP सिक्योर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेम साइट, अब ये क्या है सेम साइट, देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आप रखते हो यहां पर सेम साइट और आप रखते हो सेम साइट मोड डॉट स्ट्रिक्ट, देखो ये ऑप्शंस आप गूगल कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कुकीज को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। तो मैंने क्या किया यहां पर सेम साइट मोड डॉट स्ट्रिक्ट। देखो इससे क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट पर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी का अटैक नहीं हो सकता। सेम साइट यानी कि जो कुकी इस साइट की है, जो यानी कि जो कुकी इस साइट की है, जो सर्वर से क्रिएट हुई थी, है ना, बस वही कुकी से ऑथराइजेशन होनी चाहिए एंड कोई भी आउटसाइड कुकी में ऑथराइजेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो इस सर्वर की कुकी है वही है। तो इससे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी से आप बच सकते हो। एंड दूसरी चीज आप एक्सपायरी डाल सकते हो कि दैट कुकी एक्सपायर कब होगा। देखो कुकी एक्सपायर होगा, आपने टोकन एक्सपायरी रखी थी एक जगह पे 1 घंटा, तो मैंने कुकी का एक्सपायरी टाइम भी क्या रखा, 1 घंटा, डेट टाइम, ठीक है, .utcnow.addhours1, यानी कि जो अभी का टाइम है उसका 1 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये आपने यहां पर देखा, ये पूरा यहां पर आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या कर दिया, तो इस तरह से आपने यहां पर कर दिया HTTP context.responses.cookies.append। तो इस तरह से आपने कुकीज भेज दी। चलो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं एक बार। अब देखो
डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, जो आज का काम था हो गया, हम लॉगिन में है अभी। रजिस्टर बहुत सिंपल था, रजिस्टर में ऐसी चीजें होती नहीं है, रजिस्टर में आपने देखा कि आपने वो कर दिया, लेकिन लॉगिन में एक तो हमने जो चेंजेस की आज वो है कि यूजर व्यू मॉडल, मैंने वो वाला मॉडल यूज नहीं किया यूजर मॉडल, मैंने यूजर व्यू मॉडल यूज किया। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दैट फ्रंट एंड के लिए हमें व्यू बाइंडिंग मॉडल अलग चाहिए होती है, तो व्यू बाइंडिंग मॉडल मैंने यहीं पे बना दी फॉर द सिंपलिसिटी, वरना मैं चाहता तो फाइल फोल्डर में कहीं पे मॉडल में फिर डेटा व्यू मॉडल बनाता, वो लंबा हो जाता। इसीलिए मैंने एक क्लास यहीं पर बना दी जिसका नाम क्या रखा, यूजर व्यू मॉडल, और मैंने यूजर व्यू मॉडल से ही इनहेरिटेंस लेकर लॉगिन कराया। इससे क्या फायदा हुआ मुझे कि दैट लॉगिन के टाइम पे मुझे खाली ईमेल और पासवर्ड देना है, चलो हो गया वो। उसके बाद बाकी सारी जितनी भी वैलिडेशंस है वो करने के बाद आई एम क्रिएटिंग ए टोकन बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग टोकन सर्विस डॉट क्रिएट टोकन। उसके बाद उसमें वो एट्रीब्यूट्स डाल दी, टोकन क्रिएट हो गया। उसके बाद टोकन को सेंड कर दिया किसमें, कुकीज में, और कुकीज के भी ऑप्शंस लिख दिए। उसके बाद हम करते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट टू पेज स्लैश इंडेक्स पर, इसको सेव करते हैं। ऑब्वियसली ये बोलेगा रिलोड कर दो क्योंकि बहुत सारा कोड आपने इसमें ओवर ऐड कर दिया, तो ये पूरा लॉगिन का लॉजिक हो गया। विद DI इसमें हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किए हैं दो, एक तो MongoDB सर्विस और दूसरा टोकन सर्विस। चलो ये स्टार्ट हो गया। नाउ हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने इस यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम F12 प्रेस करेंगे एंड हम चेक करेंगे कहीं पर हमारे पास कोई एप्लीकेशन में पहले से कुछ तो है नहीं। देखो लोकल स्टोरेज मैंने यूज नहीं की इस प्रोजेक्ट के लिए, है ना। मैं आपको हमेशा डिफरेंट चीजें दिखाता हूँ सो दैट आपको सारी चीजें पता हो। अभी देखो कुकीज में कुछ है, बट दिस इज ASP.NET Core एंटी फोर्जरी। ये कुछ कोई कुकी है जो ASP.NET ने खुद क्रिएट की है। मेरी कुकी का नाम है ऑथ टोकन। क्या नाम है, ऑथ टोकन। तो लेट्स डू लॉगिन एंड वी विल ट्राई कि दैट हमारी कुकी जनरेट होगी कि नहीं और उस कुकी के अंदर होगा क्या। तो चलो लॉगिन जाते हैं। चलो पहले तो हम यहीं पर बैठ गए, तो ये बोलता है कि टोकन सर्विस वाइल अटेम्प्टिंग टू लॉगिन मॉडल, तो बोलता है अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस फॉर टाइप टोकन सर्विस। तो ठीक है, टोकन सर्विस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं यहां पर, देखते हैं शायद मुझे इंटरफेस यहां पर लिखनी चाहिए थी, आई टोकन सर्विस। हाँ चलो इंटरफेस देते हैं, वैसे ऐसे भी चलना चाहिए था। तो आई टोकन, क्या नाम था उसका इंटरफेस का, आई टोकन सर्विस। तो आई टोकन सर्विस, आई टोकन सर्विस, आई टोकन सर्विस। हाँ एक्चुअली पता है इसमें क्या हुआ, क्योंकि मैंने वहां पर भी इनहेरिटेंस इसी से लिया है। तो आई टोकन सर्विस ये बोलता है जनरेट करो, नहीं भाई, यूजिंग इंटरफेसेस। एंड अब आपको यहां पर भी आई टोकन सर्विस, इसको इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी इसी से, ठीक है भाई। तो चलो ये सही हो गया। देखते हैं, फिर से रिलोड करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल R कर दिया मैंने, नहीं यस बोल रहा है, कर दो। चलो भाई यस कर दिया, ठीक है। देखो आप जल्दी फिगर आउट करनी चाहिए कि दैट मैं गलत कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी फिगर आउट करो कि ये गलती कहाँ पर है, क्योंकि program.cs में जब आपने इसको इंजेक्ट किया है ना, आपने उसको आई टोकन सर्विस से इनहेरिटेंस ली है, ठीक है। तो दैट्स वाई एरर आया। ओके अब देखो यहाँ पर लॉगिन जब आप करोगे, लॉगिन इरफान यूसुफ 33 ऐसा बंदा है वहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 5 6 जैसे आप सबमिट करोगे तो देखते हैं, देखो सबमिट हुआ, इंडेक्स पेज पे फेंक दिया इसने मुझे, और ऑथ टोकन नाम से एक कुकी क्रिएट हुई, ऑथ टोकन नाम से कुकी क्रिएट हुई। उस कुकी की वैल्यू देखो क्या है, उस कुकी की वैल्यू है वो टोकन जो क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऑथ टोकन तो नाम है, वैल्यू क्या है, वैल्यू वो टोकन है। वो टोकन किसने क्रिएट किया, वो उस सर्विस ने क्रिएट किया। और बताओ ये इसका यहाँ पर देखो डोमेन क्या है, लोकल होस्ट, पाथ है स्लैश, एक्सपायर कब होगा, एक्सपायर आज ही होगा लेकिन 1 घंटे के बाद। अभी देखो ये दिखा रहा 7:31, टाइमिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि ये UTC टाइम है। ओके तो उसके बाद साइज देखो इसका 281, HTTP ओनली को टिक है, सिक्योर को टिक है, सेम साइट स्ट्रिक्ट है, प्रायोरिटी मीडियम है। आप ये पार्टीशन, क्रॉस साइट प्रायोरिटी, इन सब की सेटिंग्स वहीं पे लिख सकते हो जहां पर मैंने वो ऑप्शंस डाले थे कुकी के। अब कुकीज जो है ना वो यहां पर आ गई। कुकीज जो है, कुकीज ज्यादा अच्छा तरीका है लोकल स्टोरेज से, ठीक है, सब में, ठीक है। अभी देखो अब यहां पर क्या है मसला। अब चलो ये तो हो गया, अब इससे क्या मतलब फायदा हुआ हमें, देखो इससे क्या हुआ कि दैट एक लॉगिन जब हुआ, एक सिक्योर लॉगिन जब हुआ, लॉगिन होने के बाद जो वो ऑथ टोकन नाम की कुकी क्रिएट हुई वो अब किस में है,
वो कुकीज में है। जब तक वो कुकीज में है तब तक एक तरह से आपके पास एक्सेस है वेबसाइट को देखना, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सिर्फ एक पार्ट। इसका दूसरा पार्ट अभी बाकी है, यानी कि आपको टोकन वेरीफाई भी तो करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, चलो ये टोकन कहां पर है, कुकीज में। नाउ आप वेबसाइट देख रहे हो, कभी चेक करना पड़ेगा हमें कि क्या आपका टोकन है। अगर नहीं है तो आपको फेंक देंगे लॉगिन पर, ठीक है, बोलेंगे फिर से लॉगिन करो। हम चेक करेंगे क्या आपका टोकन सच में हम ही ने क्रिएट किया था, क्या ये आइडेंटिटी कार्ड हमारा ही है, क्या ये हम ही ने ये टोकन जनरेट किया था। तो उसके लिए आपने इंटरफेस में जाके एक और मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो भाई एक और मेथड बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। क्या नाम है इसका, वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। एक तो टोकन को वेरीफाई करो और मुझे वहां से आईडी दे दो। और इसमें क्या जाएगा, इसमें जाता है स्ट्रिंग टोकन। मतलब इसका पैरामीटर में क्या जाएगा, इसके पैरामीटर में जाएगा खाली टोकन, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। और ये जो वहां से रिटर्न करेगा, बताओ ये रिटर्न क्या करेगा, वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। तो ये आईडी रिटर्न करेगा और वो आईडी ऑब्जेक्ट आईडी होगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट आईडी सामने रखा है। मैं इसको बोला कि देखो भाई दिस विल बी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट आईडी एंड मेथड का नाम मैंने रखा वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। लेकिन आप देखो, अब जब उसको सेव करते हो, इसका मतलब अब आई टोकन सर्विस में एक और मेथड आ गया। पहले तो खाली क्रिएट टोकन था, पहले क्या था खाली, अब एक और मेथड आ गया वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। इसका मतलब देखो सर्विस तो पहले से इंजेक्टेड है, लेकिन एरर एक जगह पर आया होगा, वो कहां पर, टोकन सर्विस में। टोकन सर्विस में एरर आ जाएगा, ये बोलेगा कि देखो भाई अगर आप टोकन सर्विस को इनहेरिटेंस दे रहे हो किसके साथ, आई टोकन सर्विस के साथ। आई टोकन सर्विस के अंदर तो दो मेथड थे, आपने तो एक ही बनाया है, कौन सा, क्रिएट टोकन। आप दूसरा मेथड भी बना लो, दूसरा मेथड भी बना के हैं, इसीलिए इसने एरर नहीं दिया। दूसरा मेथड हमने कल बनाया हुआ है। ये करता क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट करूं, आपको पता है कि दैट दिस विल गिव एन एरर। बताओ ये एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है कि दैट आई टोकन सर्विस के अंदर दो मेथड है, आपने इसके अंदर सिर्फ एक का इंप्लीमेंटेशन लिखा है, दूसरे का इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो दूसरे का इंप्लीमेंटेशन अभी मैंने कमेंट आउट करके रखा। अगर मैं कंट्रोल Z करूं तो देखो ये एरर ठीक हो जाएगा। अब बताओ ये कर क्या रहा है, इट्स अ पब्लिक ऑब्जेक्ट आईडी वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी स्ट्रिंग टोकन। ये तो सीधा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट आईडी है जो मैंने पब्लिक कर दी, और दूसरा यहां पर इसके अंदर पैराम जाएगा टोकन। अब करना क्या है, देखो टोकन हैंडलर की एक इंस्टेंस बनानी है, जिसमें आप जेसन सिक्योरिटी टोकन हैंडलर की एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, सेम जैसे आपने यहां पर किया था, इनिशियलाइजिंग न्यू इंस्टेंस ऑफ JWT सीक्रेट टोकन हैंडलर, जो मैंने आपको परसों समझाया था। देन आप सीक्रेट की लाओगे। अब ये सीक्रेट की कहां से लाओगे, कॉन्फ़िगरेशन से। वो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, आई कॉन्फ़िगरेशन से आप सीक्रेट की ला रहे हो। तो चलो सीक्रेट की आपके पास आ गई, एंड उस सीक्रेट की को आपने ASCII.getBytes करके एनकोड भी कर दिया ASCII में, ठीक है। जरूरी होता है क्योंकि ये की ASCII फॉर्मेट में ही लेता है, तो इसीलिए हम करते हैं encoding.ASCII.getBytes सीक्रेट की। हम सीक्रेट की को किस में कन्वर्ट करते हैं, ASCII फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये ASCII फॉर्मेट क्या होता है, कभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद वैलिडेशन पैरामीटर्स, हमें वेरीफाई करना है टोकन को भाई, हमें अब ये टोकन क्रिएट नहीं करना, हमें टोकन को वेरीफाई करना है और वहां से आईडी निकालनी है, टोकन वेरीफाई करके आईडी निकालनी है, ओके। तो टोकन वेरीफाई करने के टाइम पे हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स का। तो यही बंदा जो है, यही जो टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स है, तो अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो यू विल बी सीइंग दैट ये क्लास है, ठीक है। इनिशियलाइज ए न्यू इंस्टेंस ऑफ टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स। तो ये इनिशियलाइज कर रहा है किसको, अब देखो वैलिडेशन क्या है, इज यूजर देखना है कि क्या ये यूजर है, ऑडियंस, वैलिडेशन लाइफ टाइम, यानी कि सारी चीजें देख लो, यूजर इश्यूअर देख लो, ऑडियंस देख लो कौन है, वैलिडेशन लाइफ टाइम देखो, ट्रू फॉल्स करके इसको देखा रखा है मैंने। इश्यूअर मत देखो, किसने इश्यू किया वो मत चेक करो, ऑडियंस कौन है वो भी चेक मत करो, फॉल्स। क्या चेक करो, लाइफ टाइम, यानी कि ये इसका जो एक्सपायरी है, क्या ये एक्सपायर तो नहीं है, वो चेक करो, क्योंकि वो नेसेसरी है, वरना टोकन पता नहीं कब का एक्सपायर हो चुका होगा, हम फिर भी उसको आईडी दे रहे होंगे। तो हमने वैलिडेशन लाइफ टाइम को यहां पर चेक किया और हमने देखा कि क्या इश्यूअर का जो साइन किया था, जो हमने टोकन क्रिएट करने के टाइम पे जो हमने वो सिग्नेचर किया था उसके ऊपर बाय यूजिंग द सीक्रेट की, क्या वो सही है कि नहीं। तो हमने इश्यूअर साइनिंग की देख ली, तो न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की उसमें की डाल दी। तो इससे चेक होगा कि वेदर जो इश्यूअर का साइन था जब ये टोकन क्रिएट हुआ था, क्या वो साइन और इसमें जो टोकन में है सेव,
क्या वो बराबर है कि नहीं। ओके, बाद में अगर वो हो जाए तो आप ये सब कर लेना। और लास्ट में देखो क्या है, क्या अगर यूजर क्लेम नॉट नल है, अगर यूजर आईडी क्लेम अगर नल नहीं है तो तुम एक नई ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न कर लेना, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी यूजर आईडी क्लेम डॉट वैल्यू, यानी कि वो यूजर आईडी उसके अंदर जो सेव्ड है। तो मतलब इसका टोटल काम यही है कि दैट टोकन को पूरा चेक करो। आप यहां पर इसमें जो रूल्स लिख रहे हो, जो आप ये पॉलिसी लिख रहे हो ना, एक तरह से इस पॉलिसी को आप जितना रिजिड लिखोगे उतना वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उतना आपका वेबसाइट सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोकन को यहां पर वेरीफाई कर दिया। और अगर वेरिफिकेशन क्या रही, स्मूथ एंड साउंड, अगर वेरिफिकेशन साउंड अच्छी से रही तो आप यूजर आईडी क्लेम अगर नल नहीं होगा तो आप यूजर आईडी क्लेम से उसका वैल्यू निकाल के जो है ना उसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लिखा रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट आईडी यूजर क्लेम डॉट वैल्यू। समझ में आ गया? अच्छा, तो यहां पर टोकन सर्विस में अब एक और मेथड है। बताओ ये मेथड कहां पर यूज होगा? इसका लॉगिन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका रजिस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। कल हम इसमें एक और पेज बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूजर प्रोफाइल या यूजर डैशबोर्ड, और हम दिखाएंगे आपको कि दैट इस मेथड का यूज करके, किस मेथड का, ये वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी का आप यूजेज कैसे करोगे। सर यहां पर मैंने बना के रखा है ना, ये क्रिएट टोकन एक मेथड था, अब एक नया मेथड है वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। इसका नाम मैंने इसमें इंटरफेस क्लास में भी रखा हुआ है, इंटरफेस में भी मैंने ये मेथड रखा हुआ है, ये यूजेज में कल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं।